Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Today we will discuss about Minto-Morley reforms 1909. This Minto-Morley reforms is also known as the Indian Council Act 1909. ठीक है, इसको इंडियन कौंसल एक्ट 1909 भी बोलते हैं और कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री ऑफ इंडिया में मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म्स बहुत ग्रेट इम्पोर्टेंस रखता है। आगे चलकर जब मैं मज़ीद इसको एक्सप्लेन करूँगी, इलाबोरेट करूँगी, तभी आपको इसकी क्लियर समझ आ जाएगी। ओके, कुछ लोगों का कहना है, ये कंसिडर करते हैं कि मिंटो मॉर्ले किसी एक बंदे का नेम था। नहीं, ये एक बंदे का नेम नहीं था, बल्कि ये 2 पर्सन्स थे जिन्होंने एक एक्ट पास किया हुआ था फॉर द पीपल ऑफ इंडिया। ठीक है, और इस वजह से इन दोनों की नेम्स की वजह से इसको मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म्स कहा जाने लगा। एक्चुअली मिंटो वॉज द वाइसराय ऑफ इंडिया एंड मॉर्ले वॉज द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया। सो आफ्टर द इंट्रोडक्शन ऑफ मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म्स, अब थोड़ा सा ये भी डिस्कस करना ज़रूरी है कि वो कौन से फैक्टर्स थे जिसकी वजह से इस एक्ट को पास करना पड़ा। ठीक है, तो सबसे पहला जो फैक्टर था वो ये था कि जो इससे पहले एक्ट पास हुआ था 1892 का इंडियन कौंसल एक्ट, उसमें जो रिफॉर्म्स इंडियन पीपल के लिए प्रेजेंट किए गए थे, दैट वाज नॉट एनफ and the people of India were not satisfied with them। ठीक है, तो इस वजह से ये जो अपकमिंग रिफॉर्म्स हैं मिंटो मॉर्ले वो पेश किए गए। नेक्स्ट फैक्टर क्या था कि जो इम्पीरियल और प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल थी, उसमें इंडियन पीपल को इतने इख्तियारात, इतना पावर नहीं दिया गया था। दैट्स व्हाई दे डिमांड मोर पावर्स। ठीक है, थर्ड फैक्टर क्या था कि 1906 में, जिस तरह हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया, मुस्लिम लीग पार्टी बनी थी और इससे पहले एक डेलीगेशन वाइसराय मिंटो के पास गए हुए थे और उन्होंने कुछ डिमांड्स रखी थी उनके सामने, जिसमें सेपरेट इलेक्टोरेट का जिक्र भी था। तो जो उस डेलीगेशन में जो डिमांड था सेपरेट इलेक्टोरेट का, तो उस डिमांड को इस मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म्स में क्या किया गया, इनकॉर्पोरेट किया गया। ठीक है, इन द अपकमिंग उन्होंने रिक्वेस्ट की थी कि जब आप अपकमिंग रिफॉर्म्स लाएंगे तो इसमें मुसलमानों के इस तजावीज़ को मस्ट इनकॉर्पोरेट करेंगे। सो दीज वर द फैक्टर्स बिहाइंड द मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म्स। सो विद रिगार्ड्स ऑफ ऑल दीज फैक्टर, क्या होता है कि 1908 में ब्रिटिश पार्लियामेंट ये अनाउंस करता है दैट इट वाज इन द फेवर ऑफ गिविंग मोर राइट्स टू द इंडियन पीपल। ठीक है, क्या अनाउंस करते हैं कि वो चाहते हैं कि हम इंडियन पीपल के लिए और रिफॉर्म्स ले आए और पावर्स और राइट्स दे दें। तो क्या होता है कि लॉर्ड मिंटो इन कोलैबोरेशन विद लॉर्ड मॉर्ले, जो कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट होता है, उनके साथ मिलकर एक बिल ड्राफ्ट करते हैं फॉरवर्ड फॉर द इंट्रोडक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स। ठीक है, बिल क्या हो जाता है, बिल ये दोनों तैयार कर लेते हैं और इसको प्रेजेंट किया जाता है पार्लियामेंट में फॉर दी अप्रूवल। और 12 दिसंबर 1908 को इसको लॉर्ड मॉर्ले, जो कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया होते हैं, वो उसको उस रिफॉर्म को जो स्कीम्स उन्होंने बनाई होती है उसको अनाउंस करते हैं। एंड देन फॉर द सेकेंड टाइम इसको 23 फरवरी 1909 को अगेन उसको रीड किया जाता है और इसको सेंड किया जाता है कमेटी में। देन क्या होता है, थर्ड टाइम फिर से 11 मार्च को ये बिल पास हो जाता है और इवेंचुअली इस बिल से एक्ट बन जाता है। कब? 25 मई 1909 को। नाउ दिस स्लाइड इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट, क्योंकि जिस रिफॉर्म्स की हम बात कर रहे हैं तो तमाम लेक्चर का जो निचोड़ है वो इसी स्लाइड के अंदर है। सो प्लीज़ बी अटेंटिव एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड। ठीक है, ओके, लास्ट लेक्चर में मैं बार बार इस बात का जिक्र कर चुकी हूँ कि एक वाइसराय के अंडर 2 काउंसिल्स होती हैं, एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल और दूसरा लेजिस्लेटिव काउंसिल।
लास्ट लेक्चर में हमने जो इंडियन कौंसिल एक्ट 1892 के बारे में पढ़ा था, तो उसमें हमने डिस्कस किया हुआ था कि एग्जीक्यूटिव काउंसिल में टोटल 6 मेंबर्स होते हैं, ठीक है। और ये तमाम के तमाम 6 मेंबर जो थे वो ब्रिटिश से ही ताल्लुक़ रखते थे। अब चेंज क्या आया इस रिफॉर्म्स में? चेंज ये आया कि अब 5 मेंबर जो होंगे वो ब्रिटिश के होंगे और 1 मेंबर इंडियन होगा। वो इंडियन मेंबर या तो हिंदू होगा या मुस्लिम होगा। सो जो फर्स्ट एग्जीक्यूटिव काउंसिल का मेंबर चुना गया वो था SP सिन्हा। क्लियर? अब यहाँ पे लेजिस्लेटिव काउंसिल की तरफ आते हैं। लास्ट जो इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 में हमने डिस्कस किया हुआ था, तो वो ये था कि मिनिमम 10 मेंबर्स होंगे और मैक्सिमम 16 मेंबर्स होंगे। यहाँ पे चेंज क्या आया? चेंज ये आया कि अब 16 मिनिमम मेंबर्स होंगे और मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा 60 मेंबर्स होंगे। अब उन 60 में से क्या होगा? 27 जो होंगे वो इंडियन होंगे और वो इलेक्टेड होंगे, जबकि 33 ब्रिटिश होंगे और ये नॉमिनेटेड होंगे। अब यहाँ पे ये 27 मेंबर्स बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसकी अगर हम बात करें तो ये 27 मेंबर्स में से 13 मेंबर्स जो होंगे, कहा गया कि उस पर स्पेशल इलेक्शंस के थ्रू मेंबर्स आएंगे। मींस मेरे कहने का मतलब ये है कि इसी स्पेशल इलेक्शन के थ्रू मुसलमानों के उस मुतालबे को, उस डिमांड को पूरा किया गया। मींस सेपरेट इलेक्टोरेट की मैं बात कर रही हूँ, ठीक है। तो 6 सीट्स जो थी वो मुसलमानों के लिए मुख्तस कर दी गई कि उस पर सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम्स कैंडिडेट जो है वो कॉन्टेस्ट करेंगे। क्लियर हुआ? तो यहाँ पे जो सेपरेट इलेक्टोरेट थी वो इनकॉर्पोरेट हो गई। अब अगर हम 33 मेंबर्स जो थे ब्रिटिश की उसकी बात करें तो 33 में से 28 जो होंगे वो ऑफिशियल मेंबर्स होंगे और 5 जो होंगे वो नॉन ऑफिशियल मेंबर्स होंगे। क्लियर? अब सेंट्रल लेजिस्लेटिव के अलावा प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में भी क्या किया गया? एक्सपेंड किया गया। कैसे एक्सपेंड किया गया कि अब जो उसकी तादाद होगी, स्ट्रेंथ होगी, वो अप टू 50 कर दी गई। इसके अलावा और कौन से सर्टन एडिशनल राइट्स थे या रिफॉर्म्स थे? वो ये थे कि द मेंबर्स ऑफ बोथ द सेंट्रल एंड प्रोविंशियल लेजिस्लेचर्स वर गिवन द राइट्स ऑफ डिस्कशन इन आस्किंग सप्लीमेंट्री क्वेश्चन। जबकि इससे पहले जो एक्ट आया था 1892 का, उसमें वो सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस नहीं कर सकते थे। इसके अलावा एक और बड़ी फैसिलिटी ये भी प्रोवाइड की गई थ्रू दिस एक्ट कि वो फाइनेंस पर अब बात कर सकते हैं। क्लियर? इसके अलावा इस एक्ट ऑफ 1909 के कुछ रिस्ट्रिक्शंस भी थे। वो ये थे कि दे कुड नॉट डिस्कस फॉरेन रिलेशंस, कोर्ट ऑफ लॉ, एक्सपेंडिचर ऑन स्टेट रेलवेज, इंटरेस्ट ऑन डेबिट्स एक्सेट्रा। बट जो सबसे मोस्ट सिग्निफिकेंट चेंज इस एक्ट के थ्रू आया वो ये आया कि द एलिमेंट ऑफ इलेक्टिव in the legislatures was introduced for the Indians, and the demand of separate electorate for Muslims was introduced and accepted through this act. Hope you guys will understand this, but if you have any question, do write your question in the comment section below. Thank you for watching my video. Allah Hafiz.